नमस्ते, मेरा नाम है मोहित और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अनोखा जुर्म में, जहां हम दुनिया भर में हो रहे अपराध और अपराधियों की कहानियां आपके सामने रखते हैं। तो आज की कहानी किसी बाहरी देश की नहीं बल्कि अपने ही देश इंडिया की है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है, वहाँ के एक ऐसे आदमखोर इंसान की है जिसने 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनके दिमाग का सूप बनाकर पी गया। बात साल 2000 की है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले धीरेंद्र सिंह दिसंबर साल 2000 में लापता हो जाते हैं। धीरेंद्र सिंह हिंदी दैनिक अखबार आज के पत्रकार थे। प्रोफेशन से वो पत्रकार थे, तो जाहिर सी बात है अपने काम के लिए वो कई बार उनको बाहर भी रहना पड़ता था। तो पहले धीरेंद्र सिंह के घर वालों को लगा कि वो अपने काम की वजह से कहीं बाहर रुक गए होंगे, क्योंकि उनका काम ही ऐसा था। इसीलिए शुरुआत में धीरेंद्र सिंह के घर वालों ने उनके काम से घर न लौटने को लेकर ज़्यादा चिंता व्यक्त नहीं की, लेकिन बाद में घर वालों की चिंता तब ज़्यादा बढ़ने लगी। तब 2 दिन तक धीरेंद्र सिंह से परिवार का किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पाया। उस समय धीरेंद्र सिंह अपने पास एक मोबाइल फ़ोन रखते थे और उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। घर वालों ने धीरेंद्र सिंह को हर उस जगह ढूंढा जहां वो जा सकते थे और कहीं भी उनका पता नहीं चल पाया। आखिरकार घर वाले परेशान होकर 17 दिसंबर को इलाहाबाद के कीडगंज थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि मामला एक पत्रकार का जो था। तो पुलिस ने सबसे पहले उनके मोबाइल के कॉल डिटेल्स निकलवाए। कॉल डिटेल्स में पुलिस को इलाहाबाद के ही एक लैंडलाइन फ़ोन का नंबर मिला, जिस पर धीरेंद्र सिंह की 16 दिसंबर को बात हुई थी, और वो भी रात के करीब 12 बजे के आसपास। ये कॉल धीरेंद्र सिंह के मोबाइल से आखिरी कॉल थी। पुलिस को शक हुआ कि आखिरी ये नंबर है किसका जिसे धीरेंद्र सिंह की आखिरी बार बात हुई थी, वो भी इतनी रात में। पुलिस को लगा कि हो ना हो इस नंबर से धीरेंद्र सिंह के बारे में कुछ ना कुछ पता ज़रूर चल सकता है। पुलिस ने इस नंबर के बारे में जब पता किया तो मालूम चला कि ये नंबर इलाहाबाद के छिवकी के रहने वाली फूलन देवी नाम की एक महिला का है। पुलिस की एक टीम छिवकी पहुंची और फूलन देवी से मिली। फूलन देवी उस समय अपने क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य थी और उसका पति राजा कलंदर ऑर्डिनेंस फाइनेंस में ड्राइवर का काम करता था। पुलिस की पूछताछ में फूलन देवी ने बताया कि वो धीरेंद्र सिंह नाम की किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती। पर जब फूलन देवी के पति राजा कलंदर से पुलिस ने इस मामले को लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि पत्रकार धीरेंद्र सिंह से उसके अच्छे रिश्ते हैं और 16 दिसंबर को उसकी उनसे बात भी हुई थी, और ये बातचीत केवल हालचाल लेने के लिए हुई थी। पुलिस उस दिन राजा कलंदर और फूलन देवी के बयान लेकर लौट तो गई, मगर उसका शक फूलन देवी के परिवार पर गहरा हो गया। पुलिस ने धीरेंद्र सिंह की गुमशुदगी को हर एंगल से जोड़कर देखा। धीरेंद्र सिंह के विरोधियों और दुश्मनों के बारे में भी पता किया और उसके हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस की शक की सुई बार बार राजा कलंदर और धीरेंद्र सिंह के बीच फ़ोन कॉल पर आकर रुक जाती है। वो ये नहीं समझ पाते कि आखिर कोई 12 बजे रात में क्यों बात करेगा, जब बहुत ज़रूरी बातचीत ना हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह घटना सन 2000 की है और उस समय गांव में बिजली की समस्या बहुत रहती थी। लोग बहुत जल्दी सो जाते थे। रात के 8 बजे तक गांव में सन्नाटा पसर जाया करता था, खासकर ठंड में। पुलिस को लगा कि हो ना हो ये राजा कलंदर कुछ ना कुछ छुपा ज़रूर रहा है। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले राजा कलंदर का बायोडाटा निकलवाया, जिसमें यह खुलासा हुआ कि राजा कलंदर अपराध से जुड़े कई काले धंधों में लिप्त रहता है। पुलिस को एक बड़ी अजीब बात यह भी पता चली कि राजा कलंदर का असली नाम राम निरंजन है, ना कि राजा कलंदर, और उसकी बीवी का नाम असली नाम फूलन देवी नहीं बल्कि राजा कलंदर ने ही ये नाम उसे शादी के बाद दिया था। राजा कलंदर के 2 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम उसने अदालत रखा था तो दूसरे का नाम जमानत रखा। राजा कलंदर की काले धंधों का पता चलते ही पुलिस ने उसे और उसकी बीवी को फूलन देवी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया और धीरेंद्र सिंह की गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझाने के लिए लगातार उन पर दबाव बनाने लगी। आखिरकार राजा कलंदर पुलिस की सख्ती के सामने टूट गया और उसने पुलिस के सामने अपना मुंह खोलने के लिए एक अजीब सी डिमांड की। उसने कहा
कि वो सच तो बताएगा, मगर वो सबसे पहले दाल पिएगा। पुलिस भी उसके इस अजीब सी डिमांड को सुनकर हैरान हो गई। ऐसा नहीं था कि उसकी डिमांड बहुत बड़ी थी, बल्कि उसकी ये डिमांड बहुत ही अजीब थी और पुलिस के हाथ पहली बार कुछ सुराग लगा था। वो किसी तरह इस केस को सुलझाना चाहती थी, तो उसने राजा कलंदर के इस अजीब से डिमांड को पूरा किया। इसके बाद राजा कलंदर ने जो बातें उगलनी शुरू की, वो हैरान कर देने वाली, बल्कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली थी। उसने पुलिस को बताया कि उसका एक गिरोह था जो सुनसान सड़कों पर आने जाने वालों गाड़ियों को लूटकर उनके ड्राइवरों को जान से मार देता था। अपनी नौकरी और पत्नी की राजनीति के आड़ में वो ऐसे बहुत सारे बुरे धंधे करता था और कहीं से धीरेंद्र सिंह को उसके इन काले धंधों के बारे में पता लग गया था और उसे यह डर सताने लगा था कि कहीं धीरेंद्र सिंह उसके इन काले कारनामों को अखबार में ना छाप दे। इसी डर से उसने धीरेंद्र सिंह को रात में अपने फार्म हाउस पर बहाने से बुलाया और धीरेंद्र सिंह 17 दिसंबर को उस ठंड रात में राजा कलंदर के सुनसान निजी फार्म हाउस पर अकेले पहुंचे। राजा कलंदर ने उस फार्म हाउस में उन्हें आग के पास हाथ सेकने के लिए बिठा दिया। धीरेंद्र सिंह अभी आग के पास बैठे ही थे कि राजा कलंदर का साला वक्सराज दबे पांव उनके पीछे आकर देसी कट्टा से उनके पीठ पर गोली दाग दी। तुरंत ही धीरेंद्र सिंह की जान चली जाती है। इसके बाद राजा कलंदर और वक्सराज ने मिलकर उनकी लाश के कई टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में पैक कर दिया। इसके बाद दोनों ने धीरेंद्र सिंह की लाश को टाटा सूमो में गाड़ी में डालकर मध्य प्रदेश के रीवा ले गए और लाश के टुकड़ों को वहीं फेंक दिया। राजा कलंदर ने पुलिस को बताया कि वो धीरेंद्र सिंह की बाइक को अपने समधी को बनारस दे आया और धीरेंद्र सिंह के जूतों को अपने साले वक्सराज को दे दिया। बाद में पुलिस राजा कलंदर और वक्सराज को उस जगह ले गई जहां दोनों ने धीरेंद्र सिंह की लाश को फेंका था। पुलिस ने धीरेंद्र सिंह के शरीर के पार्ट्स को उस जगह से बरामद कर लिए। जब इन बॉडी पार्ट्स की धीरेंद्र सिंह के परिवार से शिनाख्त करवाई गई तो पता चला ये बॉडी पार्ट्स धीरेंद्र सिंह के ही हैं। पुलिस ने उस टाटा सूमो गाड़ी को भी जब्त कर लिया, क्योंकि पुलिस को राजा कलंदर से ही पता चला कि यह गाड़ी भी रायबरेली से एक युवक को मार के छीनी गई थी। राजा कलंदर ने जो अपराध किए थे, जो जुर्म किए थे, उसकी गांठें अब एक एक करके खुलनी शुरू हो गई थी। पुलिस उसे पीजी फार्म हाउस ले गई जहां धीरेंद्र सिंह की हत्या हुई थी। फिर पुलिस को उस फार्म हाउस पर जो दिखा वो मंजर देखकर पुलिस वालों की रूह कांप गई। उस फार्म हाउस पर एक पेड़ था जिसकी टहनियों से इंसानी खोपड़ियां लटकी हुई थी। इन इंसानी खोपड़ियों को कई रंगों से रंगा गया था और हर खोपड़ी पर अलग अलग जातियों के नाम भी लिखे थे, जैसे श्रीवास्तव, पंडित, यादव, मुस्लिम आदि। इसके बाद पुलिस ने पूरे फार्म हाउस की तलाशी ली और उसे वहाँ एक बहुत अहम और पुख्ता सबूत हाथ लगा जिसने राजा कलंदर और इन सारी खोपड़ियों के राज उगल दिए। पुलिस के हाथ एक डायरी लगी जिसे राजा कलंदर अपनी अदालती डायरी कहता था। इस डायरी में हर उस इंसान का नाम था जिसको राजा कलंदर अपना शिकार बना चुका था और उस डायरी में 14 लोगों के नाम दर्ज थे, जिनमें आखिरी नाम पत्रकार धीरेंद्र सिंह का था। इन 14 लोगों में से अधिकतर लोगों को मारकर और उनको मारने का तरीका और उद्देश्य करीब करीब एक ही था। उसका पहला शिकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाला उसका सहयोगी कालीचरण श्रीवास्तव था और उसने कालीचरण की हत्या केवल इसलिए कर दी थी क्योंकि वो कायस्थ जाति का था और राजा कलंदर ये मानता था कि इस जाति के लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही होशियार होते हैं। इसीलिए उसने उसे अपने फार्म हाउस पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी और उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। फिर उसने उसके धड़ के कई टुकड़े किए। उसने शरीर के कुछ टुकड़ों को फार्म हाउस में तो कुछ टुकड़ों को कहीं बाहर दफन कर दिया। उसके बाद उसने उसके सिर से उसका भेजा निकाला और उस भेजे का सूप बनाकर पी गया। हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है, एक कहानी होती है।
इस जुर्म के पीछे की कहानी राजा कलंदर का बचपन बताया जाता है। राजा कलंदर का बचपन कुछ खास नहीं था। वो पढ़ने लिखने में कमज़ोर था और वो चाहता था कि समाज उसकी भी कदर करे, उसकी भी इज्जत करे। बचपन से ही उसके मन में ये बैठ गया था कि तेज दिमाग वाले और पढ़े लिखे लोगों की समाज इज्जत करता है, उन्हें अपने सिर पर बिठाता है। बस यहीं से उसने अपना खुद का नाम राजा कलंदर रख लिया। इस नाम से वो खुद को राजा जैसा महसूस करता था। उसने अपने दोनों बेटों का नाम अदालत और जमानत केवल इसलिए रखा क्योंकि उसको ये एहसास होता रहे कि अदालत और जमानत दोनों उसकी मुट्ठी में है, क्योंकि वो राजा है। राजा कलंदर एक हैवान था जिसको लगता था कि दिमाग से होशियार और काबिल लोगों के सिर से भेजा निकालकर उसका सूप बनाकर पी लिया जाए तो दुनिया का सबसे बुद्धिमान और काबिल इंसान बना जा सकता है। वो ऐसे ही काबिल और होशियार लोगों को अपना शिकार बनाता था और उन्हें अपने फार्म हाउस पर बहाने से बुलाता था, फिर उनका कत्ल करता था और उनके सिर को धड़ से अलग कर देता था। रात में वो अपने अकेले अपने फार्म हाउस पर अदालत बिठाता, फिर उन खोपड़ियों को अपने सामने रखकर किसी राजा की तरह उनकी सुनवाई करता। उस अदालत में वो खुद ही जज होता और वकील भी होता और अदालत भी होता। वो इन खोपड़ियों को अपने निर्णय सुनाता और उसके बाद इनका भेजा निकालकर सुबह खाली पेट सूप बनाकर पी जाता। इस तरह वो खुद को राजा महसूस कराता। भेजा निकालने के बाद वो अपनी शिकार की खोपड़ी को कलर करता, उस खोपड़ी पर शिकार की जाति का नाम लिखता, फिर अपने फार्म हाउस के पेड़ पर लटका देता था। जैसे आपने किसी खिलाड़ी को देखा हो कि वो अपने घर में अपनी ट्रॉफी को बहुत संभाल कर सजा कर रखता है अपने जीत की रूप के प्रति, ठीक वैसे ही राजा कलंदर भी इन खोपड़ियों को अपनी जीत के प्रतीक के रूप में फार्म हाउस के पेड़ पर लटका देता था। पुलिस की सख्ती के सामने राजा कलंदर ने अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि एक बार कार में लिफ्ट ना देने पर उसने गुस्से में 3 लोगों की हत्या कर दी थी। पुलिस ने राजा कलंदर के इस निशानदेही पर पीजी फार्म हाउस से कालीचरण श्रीवास्तव के अलावा काफ़ी लोगों की डेड बॉडियों के पार्ट और खोपड़ियाँ प्राप्त किए। उसने अपना पहला कत्ल 1998 में किया और आखिरी सन 2000 में। राजा कलंदर उसका साला वक्सराज पुलिस के सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर चुके थे, पर बहुत दुखद बात यह है कि धीरेंद्र सिंह के परिवार को न्याय पाने के लिए एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा। अदालत में 12 साल तक ये केस चलता रहा और अदालत ने राजा कलंदर के इस अमानवीय और राक्षसी कुकृति को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए उसे और उसके साले वक्सराज को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। अभी भी ये आदमखोर हैवान और इसका साला जेल में अपने कुकर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने आसपास के लोगों से सावधान रहें, सचेत रहें।